bachcho, welcome back to the channel and this is Neha from SGCA. So in this lecture, we will start from the second chapter of your section number 1. As you all know, we have already completed the chapter number 1 titled as An Astrologer's Day. तो हमारा जो चैप्टर है उसके राइटर कौन है? तो वो है बच्चों अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर. अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर, ठीक है, 1865 to 1946. He was born at Chelmsford in Essex in 1865. तो कहां पे बॉर्न हुए थे? Chelmsford. He started his literary career as a journalist. तो ऐसे स्टार्टिंग में एकदम राइटर नहीं बन गए थे या बुक नहीं लिखने का काम करते थे. He started his literary career as a journalist, जो पेपर में आर्टिकल्स लिखने का काम करते हैं. At the age of 37, he was appointed editor of the Daily News, London. Under the pseudonym, pen name, Alpha of the Plough, he made regular contributions to the Daily News, the Manchester Evening News, etc. अब देखो, इनको ना एक पेन नेम से जाना जाता था. जैसे कि आप किसी भी बड़े हीरो को देख लो, तो जैसे कि आपका सलमान खान हो गया, तो आप उसको सलमान खान नहीं, उसको एक नाम से जानते हो, दैट इज भाईजान. तो आपको कोई भी भाईजान बोले, वो भाईजान की मूवी निकली है, तो आप अपने आप समझ जाते हो कि किसकी मूवी निकली है. वैसे ही इनका एक सूडोनेम है जिसका दूसरा मतलब पेन नेम होता है. तो हमारे जो राइटर है उनका पेन नेम क्या है? Alpha of the Plough. His essays are uniformly elegant, graceful and humorous. तो इनकी जो स्टोरी रही है बड़ी ब्यूटीफुल रहती है, बड़ी ग्रेसफुल रहती है एंड ह्यूमरस, मतलब फनी भी रहेगी. The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows and leaves in the wind are some of his best known writings. His uniqueness lies in his ability to teach the basic truths of life in an easy and amusing manner. जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बोला था कि हर इंसान की खासियत रहती है, वैसे ही हर राइटर की भी खासियत रहती है. तो इनकी जो क्या खासियत है, इनकी राइटिंग्स में आप क्या देखने को हमें मिलेगा कि जो भी ये स्टोरी बताते हैं, जो भी स्टोरी ये डिस्क्राइब करते हैं, वो हमें लाइफ का कोई बेसिक ट्रुथ बता के चली जाती है कि सच बोलना बहुत ही अच्छा काम होता है, झूठ बोलना पाप होता है. ठीक है, ये जो बेसिक ट्रुथ्स ऑफ लाइफ है ना, जो आप अपने लाइफ में सीखते हो या तो अपने सराउंडिंग से या कहीं रीड करके, वो आपको इन स्टोरीज में जरूर देखने को मिलेगी. ही रेज्ड द क्वेश्चन ऑफ मोरालिटी इन एवरीडे लाइफ. किसी इंसान के लिए उसकी लाइफ में मोरालिटी, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसका जो बिहेवियर है, उसका जो नेचर है, वो कैसे मैटर करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे इस चैप्टर में. On saying please, he points out the value of good manners in social life and emphasizes the importance of courtesy and politeness in daily behavior. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या होते हैं, मतलब गुड मैनर्स हमारी लाइफ में क्या वैल्यू रखते हैं. किसी को कर्टेसी देना, किसी से पोलाइटली बात करना क्यों हमारे लिए जरूरी होता है और कैसे वो हमारे सराउंडिंग को इफेक्ट करता है या अफेक्ट करता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे. He shows how polite speech and manner sweeten the atmosphere around and how discourtesy and ill manners spoil or pollute it. तो एक और चीज बताते हैं कि अगर आप किसी से अच्छे से बात करोगे या आपका ऐसा नेचर हो जहां पे आप दूसरों को कर्टेसी दिखाते हो या पोलाइटली बात करते हो या हम्बली बात करते हो, तो कैसे आपका आसपास का जो सराउंडिंग है, एनवायरमेंट है, वो एकदम मिठास से भरा रहेगा. लेकिन वहीं जब आप किसी से बदतमीजी से बात करते हो, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, किसी को इज्जत नहीं देते हो, तो आपका जो एनवायरमेंट रहेगा वो एकदम खराब सा रहेगा, एकदम ऐसा सड़ा हुआ सा रहेगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे मेन चैप्टर से. On saying please, the young liftman in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. अब देखो, इनकी जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो एक सिटी के लिफ्ट से स्टार्ट होती है, जहां पे आपने देखा होगा हर लिफ्ट में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में ना एक लिफ्टमैन बैठा रहता है जो कि लोगों को ऊपर और नीचे तक पहुंचाने का काम करता है. तो वहीं पे एक लिफ्टमैन हुआ करता था जिसने एक दिन क्या किया, एक आए हुए पैसेंजर को लिफ्ट से फेंक के बाहर कर दिया. ठीक है, और उसके लिए उसको सजा भी दी गई. इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज. और ये जो सिचुएशन हुई थी, ये जो कांड हुआ था, वो सिर्फ एक वर्ड से लेके हुआ था और वो वर्ड है आपका प्लीज. PLEASE, प्लीज. The complainant entering the lift said top. The lift man demanded,
top please, and this concession being refused, he not only declined to comply with the instruction but hurled the passenger आउट ऑफ द लिफ्ट। अब हुआ क्या था कि जब वो पैसेंजर आया था लिफ्ट पे चढ़ने के लिए, तो टेक्निकली जब आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो कि कैन यू प्लीज पास मी द सॉल्ट, कैन यू प्लीज गिव मी योर वाटर, कैन यू प्लीज लेंड मी योर नोटबुक, तो आप क्या डालते हो, प्लीज। लेकिन यहाँ पे जो पैसेंजर आया ना, उसने उसको सिर्फ इतना डिमांड कर दिया, टॉप मतलब ऊपर लेके जाओ, लेकिन उसने प्लीज नहीं बोला। तो वो जो यंग लिफ्ट मैन था उसने बोला टॉप नहीं बोलने का, टॉप प्लीज बोलने का। लेकिन वो जो पैसेंजर था, मे बी उसका भी मूड ऑफ होगा या उसको भी कुछ मन नहीं होगा, तो उसने बोल दिया मैं नहीं बोलूंगा। तो उसने जब सुना कि वो उसको प्लीज नहीं बोलेगा, तो सीधा उसने उसको लिफ्ट से बाहर निकाल दिया। अब इस सिचुएशन में आप किसको गलत मानोगे, पैसेंजर को गलत मानोगे या यंग लिफ्ट मैन को मानोगे, ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। ओके, आगे देख लेते हैं होता क्या है। दिस ऑफकोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार। तो ये जो बात थी, ये जो सिचुएशन था, वो सिर्फ एक चीज पे पूरा बना था, दैट इज मैनर ऑफ स्पीकिंग। डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस एंड इट डज नॉट एक्सक्यूज असॉल्ट एंड बैटरी। मान लो किसी ने मुझे बदतमीजी से बात की और मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, तो डिसकर्टेसी एक लीगल ऑफेंस नहीं है जिसके लिए मुझे जेल जाना पड़ेगा या जेल में खाना खाना पड़ेगा, जेल में पानी पीना पड़ेगा। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। डिसकर्टेसी आपकी किसी भी लॉ बुक में ऐसा ऑफेंस नहीं बताया जाता है। अभी ऐसा भी इसका भी रीजन है कि क्यों, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर डिसकर्टेसी कोई लीगल ऑफेंस नहीं है तो हम डिसकर्टेसी के नाम पे कुछ भी कर डालें मोहल्ले में, ठीक है। If a burglar breaks into my house and I knock him down, the law will equate me. तो अगर मेरे घर में कोई चोर आया और मैंने उसको मार दिया, ठीक है, या उसको मार के उसको एकदम बांध दिया, चेयर में बंद कर दिया, तब लॉ मेरे साथ रहेगा और किसके अगेंस्ट रहेगा, उस चोर के अगेंस्ट रहेगा। And if I'm physically assaulted, it will permit me to retaliate with reasonable violence. अगर ऐसा भी हुआ कि बर्गलर ने मुझे मारने की कोशिश की, तो मैंने अगर उस पर वायलेंस किया है तो उसके लिए भी मुझे सजा नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बर्गलर, ये जो चोरी है ना, ये लॉ के हिसाब से गलत काम है, एक लीगल ऑफेंस है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी करूं उस बर्गलर के साथ, बाई चांस ऐसा भी हो जाए कि गलती से वो मेरे हाथों मर जाए, तो भी काइंड ऑफ लॉ मेरे तरफ थोड़ा झुका रहेगा। क्यों? क्योंकि गलत काम वो कर रहा था मैंने, ठीक है। It does this because the burglar and my assailant have broken quite definite commands of the law. तो या जो अटैकर रहेगा या जो बर्गलर रहेगा, उसने वो लॉ तोड़ा है, तब जाके मैंने वो किया है। ऐसा अगर कोई ऐसा मैजिक नहीं हुआ और मुझे ऐसा नहीं ख्याल आया कि मैं सीधा उसका कत्ल कर दूं, नहीं। इसीलिए बर्गलर के अगेंस्ट लॉ रहेगा और वो लॉ मेरे साथ रहेगा। But no legal system could attempt to legislate against bad manners or could sanction the use of violence against something which it does not itself recognize as a legally punishable offense. लेकिन discourtesy को वो legal offense नहीं मान सकते। क्यों? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों। अब यहाँ पे discourtesy में एक वर्ड आ जाता है, that is perception. That is word perception. मैंने अगर आपको बोला जा जाके मेरे लिए पानी लेके आओ, और वहीं एक और बंदे को बोला कि जा जा मेरे लिए पानी लेके आओ, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि मैंने आपको कमांड किया या मैंने आपको ऑर्डर दिया। लेकिन दूसरा बंदा ये भी तो सोच सकता है, नहीं इसने मुझे प्यार से बोला, ये मुझसे ऐसे बात कर सकता है। मतलब क्या, दोनों में सेंटेंसेस सेम थे, लेकिन दोनों बंदों का माइंड अलग था, इसलिए उन्होंने परसीव अलग अलग तरीके से किया। अब हमारा इतना बड़ा लॉ ऑलरेडी है जिसमें बहुत सारे ऑफेंस है, अब डिसकर्टेसी डाल देंगे तो बेटा उतना डबल लॉ काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे डिसकर्टेसी में आप बता ही नहीं सकते कि क्या क्या होगा, ठीक है। यही रीजन है कि हमारा जो लॉ है वो वायलेंस सैंक्शन नहीं कर सकता अगेंस्ट डिसकर्टेसी। एंड आवर सिंपैथी विद द लिफ्ट मैन, वी मस्ट एडमिट दैट द लॉ इज रीजनेबल। ऑल्दो लिफ्ट मैन को सजा मिली, ठीक है, हमारी सिंपैथी है, कहीं ना कहीं हाँ गलती है उस पैसेंजर की, लेकिन वो लीगल ऑफेंस नहीं है, ठीक है। It would not do if we were at liberty to box people's ear because we did not like their behavior or the tone of their voice or the scowl of their faces. अब किसी किसी का चेहरा ही गुस्सेदार है,
तो वो क्या करेगा, मैंने बोला यार इसका चेहरा ही गुस्सेदार है, मुझे गुस्से से देख रहा था, जाओ इसको जेल में डालो। ये कोई रीजनेबल बात होगी क्या बेटा? ये आपको लगेगा कि सही बात है। इसलिए डिसकर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस। आवर फिस्ट वुड नेवर बी आइडियल एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विद ब्लड ऑल डे। और अगर ऐसा हो गया कि डिसकर्टेसी को लीगल ऑफेंस मान लिया या उसके लिए वायलेंस अलाउ कर दिया, तो पूरे दिन भर सिटी में जो गटर है वो पानी कम, गंदे पानी कम और खून से ज्यादा बहते रहेंगे। वो बोलेगा तुमने मुझे आंख दिखाया इसलिए मैंने तुम्हारा कत्ल कर दिया, तुमने मुझे ऐसा उंगली किया इसलिए मैंने तुम्हारा कत्ल कर दिया, फिर तो वहां पे कोई भी नहीं बचेगा। तो इसलिए बोला गया है कि डिसकर्टेसी को हम एज ए लीगल ऑफेंस नहीं मान सकते। हाँ, किसी ने अगर किसी से बदतमीजी की तो गलत बात है, वो सही बात नहीं है, लेकिन उसको हम लीगली पनिशमेंट नहीं दे सकते। आई मे बी एज अनसिविल एज आई मे प्लीज एंड द लॉ विल प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट violent retaliation. I may be haughty or boorish and there is no penalty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. ये क्या राइटर क्या बोलते हैं कि जितना मैं गुंडा बन जाऊं, जितनी मैं वायलेंस कर लूं, जितना मैं कत्ल कर लूं, यस लॉ मुझे पनिशमेंट देगा, लेकिन जितना मैं किसी को बुरी तरह से बात करूं या जितना मैं किसी को रिस्पेक्ट ना करूं, तो लॉ उसमें कुछ नहीं करेगा। बस लोग मुझे कहेंगे कि हाँ इसको बात नहीं करना आता है, इसको इज्जत नहीं देनी आती है। ओके, the law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. तो ये क्या बोलते हैं राइटर, यहाँ पे एक पन मारते हैं कि लॉ हमें बोलता है कि कानों में इयरिंग पहनो, अपनी मुस्टाच शेव करो, अपने रिंगलेट्स पहनो, ये करो वो करो। तो वैसी लॉ हमें ये भी नहीं बताता है कि तुम प्लीज बोलो या ऐसी टोन में बात करो कि सामने वाले को बुरा ना लगे। It does not recognize the laceration of our feelings as a case for compensation. वो क्या बोलता है, सामने वाला कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है, उसके हिसाब से नहीं डिपेंड करेगा कि लॉ में क्या रूल रहेगा या क्या नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हर एक बंदे के हिसाब से उसकी फीलिंग्स बदलती है, उसकी सेंसिबिलिटीज बदलती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बदलती है। There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. तो इसमें लॉ कुछ कर ही नहीं सकता है, ऐसा हमारे राइटर कहते हैं। लेकिन एक आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ऑल्दो हमें कोई बताता नहीं है कि हमें ऐसा बिहेव करना चाहिए या इस तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन मुझे बताओ एज ए ह्यूमन, एज ए ह्यूमैनिटी के चलते क्या आप किसी से इज्जत से बात करेंगे या ऐसी उनको विदाउट एनी रिस्पेक्ट से बात करेंगे? ये चीज डिसाइड करेगी कि लाइफ में आप कितना आगे रहेंगे और कितना पीछे। मैं आपको सिंपल एक बात बता देती हूँ कि आप जिस तरह से हम बोलते हैं ना, चलो आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, टू गेट रिस्पेक्ट यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको पहले देनी पड़ेगी। दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होती कि आप सबसे ऑर्डर करेंगे और आप सबसे रिक्वेस्ट सब आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, ऐसा कहीं नहीं होने वाला। अगर आपको चाहिए कि आपकी इज्जत हो इस दुनिया में, तो पहले आपको सबकी इज्जत करनी पड़ेगी। भले ही लॉ नहीं कहता, कोई हमें सिखाता नहीं है, कोई हमें बताता नहीं है, बट ये हमारी इनर ड्यूटी होती है जो हमें करनी चाहिए। This does not mean that the damages are negligible. कहने का मतलब क्या कि अगर लीगल ऑफेंस नहीं है तो ऐसा नहीं है कि इस केस में कोई डैमेज नहीं होता या इंसान की कोई इंटेंशंस नहीं बदलते या उनको कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे बच्चे जो है ना, जिनसे इज्जत से बात नहीं करते बच्चे, बुली जिनको करते हैं, वो ना काइंड ऑफ कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। अब ये मेंटल हेल्थ कोई देखने वाला है क्या? आपको तो पता है कोरोना वायरस में ये मेंटल हेल्थ का कितना ऊपर इशू हुआ था, है ना, बट ये मेंटल हेल्थ कोई देखता है क्या? हम तो जिसको चढ़ाना होता है चढ़ा के निकल जाते हैं, हम तो खुशी खुशी रह लेते हैं। लेकिन जिस बच्चे को या जिस आदमी को हम चढ़ाते हैं या जिनसे हम इज्जत से बात नहीं करते, उनपे ये एक लाइफ लॉन्ग इंपैक्ट बन जाता है जो कि उनके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। इट इज प्रोबेबल दैट द लिफ्ट मैन वाज मच मोर acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shins for which he could have got a legal redress. अब ये क्या बोलते हैं कि आई नो, वो उनको ऐसा नहीं है कि लिफ्ट मैन को बुरा नहीं लगा होगा, उनको लगता, वो भी तो ऐसा सोच सकते हैं ना कि यार मैं नीचा काम करता हूँ इसलिए
इसलिए लोग मुझसे अच्छे से बात नहीं करते, ठीक है, तो वो इनके माइंड में बैठ गया होता। लेकिन अगर वही उनने उसकी जगह पे अगर सिर्फ बाहर निकालने की जगह पे सीधा उनके पैर पे किक दिया होता, वो पैसेंजर के मारा होता खींच के, तो ऑल्दो उनको मजा आया होता कि बदला लिया, लेकिन फिर उनके अगेंस्ट एक लीगल पनिशमेंट तैयार हो जाती है, उनको वो लीगली ऑफेंड कर देते लॉ को और फिर उनको पनिशमेंट मिलती। The pain of a kick on the shins soon passes away, but the pain of a wound to our self-respect or our vanity may poison a whole day. भले ही अगर तुम्हें चोट लगी, कोई कट लगा है, तो मान लिया वो 2-3 घंटे में ठीक होता है, लेकिन अगर आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंची है या आपके प्राइड को चोट पहुंची है, तो उसके वजह से आपका एक दिन पूरा खराब हो सकता है। सुबह सुबह मम्मी आपसे कुछ बोल देती कि तू कुछ कर नहीं सकता, तो कोई काम नहीं करता, तो यहाँ पे आपकी मम्मी ने मारा नहीं है, लेकिन एक ऐसी सेंसिटिव जगह छू ली है जिसकी वजह से आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अभी तो मैंने मम्मी का एग्जांपल दिया, बट टेक्निकली किसके साथ होता है, फ्रेंड्स के साथ होता है। तो कहने का मतलब कि जो चोट दिखती नहीं ना, वो ज्यादा जोर की लगती है, ठीक है, जो चोट हमें दिखती नहीं है वो ज्यादा जोर की लगी होती है। तो वैसे ही मे बी लिफ्टमैन के साथ भी तो हो सकता है। I can imagine that liftman denied the relief of throwing the author of his wound out of the lift, brooding over the insult by the hour and visiting his wife in the evening as the only way of restoring his equilibrium. अब वो कैसे शांत हो सकता है लिफ्टमैन कि वो सीधा उसको ऊपर पहुंचाते, जहां वो जा रहा है काम करे, वो भी अपना काम खत्म करके घर जाए, अपनी वाइफ से बात करे, तब जाके उसका मन शांत होगा। For there are few things more catching than bad temper and bad manners. तो bad manners और bad tempers की वजह से ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम enlist नहीं कर सकते हैं। When Sir Anthony Absolute bullied Captain Absolute, the latter went out and bullied his man Fag, whereupon Fag went out downstairs and kicked the page boy. अब क्यों ये बैड टेम्पर या बैड मैनर्स एक इफेक्ट बनते हैं या एनवायरमेंट को पॉइजन कर देते हैं? देखो, इमेजिन करो, यहाँ पे इन्हें एक एग्जाम्पल दिया है कि जो बॉस थे ना, उनने एम्प्लॉय को डांटा, एम्प्लॉय ने उसके अपने टीममेट को डांटा, टीममेट ने अपने नीचे वाले को डांटा, नीचे वाले ने अल्टीमेटली अपने नीचे वाले को डांटा। कहने का मतलब कि एक इंसान से बना हुआ एंगर कितने लोगों के थ्रू पास करके गया और कितने लोगों का उसने दिन खराब किया। तो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सर एंथनी एब्सोल्यूट ने किसको डांटा, कैप्टन एब्सोल्यूट को। कैप्टन एब्सोल्यूट ने जाके अपने नीचे वाले बंदे को डांटा, दैट इज फैग। फैग ने जाके अपने नीचे वाले बंदे को डांटा, पेज बॉय। अब ये आपका एक कॉमेडी पॉइंट है, एक बुक है, एक पार्ट ऑफ द स्टोरी है जिससे ये उठाया गया है आपको ये सिचुएशन समझाने के लिए। But though we are bound to endorse the verdict against the liftman, most people will have a certain sympathy with him. Although हम मान लेते हैं कि लिफ्टमैन ने जो किया या लिफ्टमैन के साथ जो हुआ वो कोई एक लीगल ऑफेंस नहीं था, बट हाँ, एज ए ह्यूमैनिटी, एज ए ह्यूमन हम मान सकते हैं कि जो उसके साथ हुआ वो गलत था, हम उसको सिंपैथाइज कर सकते हैं। While it is true that there is no law that compels us to say please, there is a social practice much older and much more sacred than any law which enjoins us to be civil. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हाँ, मान लिया कोई हमें बताता नहीं है कि आपको कैसे बिहेव करना है, दूसरों से कैसे बात करनी है, दूसरों को कैसे रिस्पेक्ट देना है, बट ये हमारी पूर्वजों से प्रैक्टिस चलती आ रही है कि जब भी हम किसी से बात करें तो हम उनको रिस्पेक्ट दें। आपको क्या लगता है पूर्वजों ने, जो हमारे जो पूर्वज पहले के लोग थे, उन्हें ये नमस्ते क्यों बनाया होगा? ये नमस्ते इसलिए बनाया होगा ना ताकि हम सामने वाले को ग्रीट कर सके और उसको लगे कि यस वी आर रिस्पेक्टिंग हिम और हर। बाकी जो कल्चर्स में उनको अलग अलग वे होता है ट्रीट करने का, वो क्यों बनाया है? वो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज इन आवर लाइफ। ओके, and the first requirement of civility is that we should acknowledge a service. तो किसी भी इंसान को सिविल बनने से पहले, सिविलाइज होने से पहले, तो पहली चीज तो ये सीखनी पड़ेगी कि किसी ने अगर आपके लिए कुछ किया है तो उसे हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, या आपके लिए कुछ करने जा रहा है तो एक्नॉलेज करना चाहिए। मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में घूमने गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, वहां पे अगर वेटर ने आपको खाना लाके दिया
तो बेटा ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको थैंक यू बोले। क्यों? क्योंकि वो काम आपके लिए किया है। दूसरी बात, जब भी आप उनको बुलाओ तो रिस्पेक्टफुली बुलाओ, ए ऊ करके मत बुलाओ, ठीक है? सर बोलो या तो भैया बोलो, उनको कुछ तो भी बोलो ताकि उनको भी लगे कि यस वी आर रिस्पेक्टेड। अगर एक भी कस्टमर ने उन्हें उससे बदतमीजी से बात की ना, तो देखना उनका पूरा दिन खराब जाता है। और बेटा उनको, उनका काम ही है कि जहां पे उनको वो इज्जत से कस्टमर से बात करे। तो वाई इफ दे आर रिस्पेक्टिंग अस, तो इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट देम। Please and thank you are small change with which we pay our ways as social beings. अगर we are social beings, so we should use words like please and thank you. They are the little courtesies by which we keep the machine of life oiled and running sweetly. अगर आपको जिंदगी का जो गाड़ी है एकदम अच्छे से, स्मूथ से, बिना कोई बम्पर के होते हुए चलाना है, तो आपको अपनी लाइफ में कर्टेसी लानी पड़ेगी, दूसरों से पोलाइटली एंड रिस्पेक्टफुली बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यही चीजें हैं जो आपकी लाइफ के मशीन में ऑयलिंग का काम करते हैं। अब एक ऐसी गाड़ी लो जहां जिसको ऑयलिंग नहीं किया आपने, तो कैसे खटर 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 खटर, कभी भी गड्ढा है तो धड़म करके आवाज आती है। लेकिन वही एक नई गाड़ी लो, मस्त एकदम नई वाली, तो थोड़ी सी भी आवाज आती है क्या? नहीं। कहने का मतलब क्या कि अगर आपको अपनी लाइफ नई जैसी रखनी है तो आपको अपनी लाइफ में कर्टेसी, वेल मैनर्ड बिहेवियर लाना ही पड़ेगा। They put our intercourse upon the basis of a friendly cooperation and easy give and take instead of on the basis of superiors dictating to inferiors. Never think yourself as a superior. मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, तो मैं क्यों उसको इज्जत दूं? नहीं, अगर आपको इज्जत चाहिए तो आपको देनी पड़ेगी। ये जिंदगी का रूल है जो आपको कोई सिखाता नहीं है, ये आप खुद समझते हैं। It is a very vulgar mind that would wish to command where he can have the service for asking and have it with willingness and good feeling instead of resentment. वो माइंड सबसे घटिया माइंड होगा जो कि सोचेगा कि मैं किसी को बदतमीजी से कमांड करूं या ऑर्डर दूं। चलो बदतमीजी से भी नहीं, सीधा कमांड करूं और ऑर्डर करूं, और जिसको ऑर्डर किया है वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा वो खुशी खुशी प्रोवाइड करेगा। ऐसा बेटा कहीं पर भी नहीं होता है, कहीं पर भी नहीं। अगर आपकी टीचर भी आपसे बदतमीजी से बात कर ले तो आप गुस्सा हो जाते हो। सीधा वो जब आपको कमांड जाओ चौक लेके आओ दूसरी क्लास से, तो आप गुस्सा हो जाओगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में अगर आप किसी को कमांड करते हो तो वो कभी भी काम खुशी खुशी नहीं करेगा। हाँ, भले ही आप चौक लेके आ जाओगे टीचर के लिए, क्यों? क्योंकि टीचर ने बोला है, वो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन आप खुशी खुशी करोगे क्या? नहीं। तो वही कहा गया है कि अगर आपको अपनी लाइफ की जो मशीन है उसको एकदम स्वीटली, हैप्पीली, एकदम आराम से चलानी है, बिना कोई आवाज के, बिना कोई डिफिकल्टी के, तो आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ताकि वो आपको रिस्पेक्ट करे। ओके? I should like to feature in this connection my friend the polite conductor. अब ये एक और हमारे, पहले तो इनने हमारे जो राइडर उन्हें एक लिफ्टमैन और पैसेंजर का एग्जाम्पल देके समझाया कि कैसे कर्टेसी क्यों हमारे जिंदगी में इंपॉर्टेंट होती है, और यहीं पे अब हमें एग्जाम्पल देखने को मिलेगा एक पोलाइट कंडक्टर का। बाय दिस डिस्क्रिमिनेटिंग टाइटल आई डू नॉट इंटेंड टू सजेस्ट अ रिब्यूट टू कंडक्टर्स जनरली। और ऐसा नहीं कि कंडक्टर्स का एग्जाम्पल दे रहे तो सिर्फ हमें वो कंडक्टर्स के प्रति करना है, नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी आई एम डिस्पोज टू थिंक दैट देयर आर फ्यू क्लासेस ऑफ मेन हु कम थ्रू द ऑर्डील ऑफ अ वेरी ट्राइंग कॉलिंग बेटर देन बस कंडक्टर्स। अब ये क्या बोलते हैं कि सिर्फ कंडक्टर्स नहीं, ऐसे बहुत सारे प्रकार के मेन होते हैं जो अलग अलग जगह से आते हैं, डिफिकल्ट और पेनफुल एक्सपीरियंस में आते हैं, तो भी वो दूसरों से अच्छे से बात करते हैं। ठीक है? Here and there you will meet an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him and who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. तो generally जो आपको बस कंडक्टर्स दिखाई देते हैं, I don't know आपने कितने बसेस ट्रैवल किए हैं, बट जब भी आप देखोगे ना ऑन अ जनरल नोट, तो कंडक्टर्स कैसे रहते हैं? हाँ, कुठे जायचं है तुम्हाला, किधर जा रहे हो तुम, ठीक है, कितनी दूर है, इतना पैसा होगा, ऐसे रूडली बात करेंगे, और आप कुछ बोलने जाओ ना तो आपको रूडली जवाब देके चुप करवा देंगे। ठीक है? ऐसा बहुत कम जगह आप देखोगे कि बड़े ही स्वीट कंडक्टर्स होते हैं और आपसे वो प्यार से बात करते हैं। तो जनरली जब तक मैंने बसेस में ट्रैवल किया है या जब भी मैं करती हूँ, तो जो कंडक्टर्स रहते हैं बड़े ही पोलाइट रहते हैं और बड़े ही अच्छे मैनर से बात करते हैं।
बट दिस टाइप इज रेयर देन इट यूज टू बी। लेकिन जब ये राइटर ने चैप्टर लिखा था उस टाइम पे पोलाइट कंडक्टर्स बहुत ही ज्यादा उनको रेयरली मिलते थे। आई फैंसी द पब्लिक ओज मच टू द अंडरग्राउंड रेलवे कंपनी विच ऑल्सो रन्स द बसेस फॉर इंसिस्टिंग ऑन अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी इन इट्स सर्वेंट्स एंड टेकिंग केयर दैट स्टैंडर्ड इज ऑब्जर्व। तो ये गवर्नमेंट को थैंकफुल है कि जो भी वो बसेस चलाते हैं, जो भी वो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से लोगों को जीना आसान हो जाता है। कहने का मतलब पहले तो ये थैंकफुल है गवर्नमेंट को वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। इन डूइंग दिस इट नॉट ओनली मेक्स थिंग्स प्लेजेंट फॉर द ट्रैवलिंग पब्लिक बट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट सोशल सर्विस। तो वो बोलते हैं ये सिर्फ हमें ट्रांसपोर्ट में मदद नहीं करता बट हमारी सोशल लाइफ को बिल्ड करने में भी मदद करता है। इट इज नॉट देयरफॉर विद एनी फीलिंग ऑफ अनफ्रेंडलीनेस टू कंडक्टर्स एज अ क्लास दैट आई पे अ ट्रिब्यूट टू अ पर्टिकुलर मेंबर ऑफ दैट क्लास। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक कंडक्टर के बारे में बता रहे हैं तो वो सिर्फ उनको ही रिस्पेक्ट करेंगे या उनके लिए ही उनकी फीलिंग्स कर्टेसी वाली होंगी। ऑन अ जनरल नोट जितने भी वो मेंबर्स हैं उस क्लास के, जिस क्लास की ये बात करें, सबके लिए ही वो वैसा फील करेंगे। I first became conscious of his existence one day when I jumped on a bus and found that I had left home without any money in my pocket। तो वो क्या बोलते हैं कि वो जो स्वीट पोलाइट कंडक्टर था उसका एग्जिस्टेंस उनको एक दिन पता चला जब वो बस पे तो चढ़ गए लेकिन जैसे ही टिकट के लिए पैसे निकालने लगे तो उनको पता चला कि वो घर से पैसे लेके निकले ही नहीं है, उनकी जो पॉकेट्स है वो पूरी एम्प्टी है। Everyone has had the experience and knows the feeling, the mixed feeling which the discovery arouses। अब तुम्हें पता है, अब I don't know कितने बच्चों के साथ ये हुआ है या नहीं हुआ है कि मान लो आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गए या किसी से ऐसे आपने लिफ्ट मांगी और जब आप उनको पैसे निकालने के लिए देने के लिए निकालने लगे तो पता चला कि आपके पास पैसे तो है ही नहीं। तो वहां पे जो आपकी फीलिंग रहती है ना बेटा, वो मिक्स्ड फीलिंग रहती है कि अब क्या करूं, क्या होगा, सामने वाला क्या सोचेगा, बोलेगा बेईमान तो नहीं है, झूठ बोल के चढ़ा था, ऐसा। यू आर एनॉयड बिकॉज यू लुक लाइक अ फूल एट द बेस्ट एंड लाइक अ नेम एट द वर्स्ट। तो आप क्या बोलते हो, दोनों तरफ से आपके लिए ये लूज लूज सिचुएशन होती है। एक तरफ से आप बेवकूफ दिखते हो क्योंकि आप पैसे लेके निकले ही नहीं हो, और दूसरी तरफ से आप एक डिसऑनेस्ट पर्सन दिखते हो। क्यों? क्योंकि जब आपको पता था कि आपको बस पे चढ़ना है तो आपको पैसे लेने चाहिए थे, या तो आपने जानबूझ के नहीं लिए होंगे ताकि मुझे पैसे भरने ना पड़े। तो यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में हम नुकसानदायक होते हैं। एक आगे खाई होती है तो पीछे कुआं, कि एक तरफ हम बेवकूफ दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ एक बेईमान इंसान। यू वुड नॉट बी एट ऑल सरप्राइज्ड if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes, I know that stale old trick, now then off you get। तो अगर तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगेगा कि जब तुम्हारे साथ ऐसा सिचुएशन हो और कंडक्टर आए तो तुम्हें ऐसे गुस्से के मारे देखे और बोले ये ट्रिक अब पुरानी हो चुकी है, चलो उतरो, पैसे नहीं है तो निकलो। And even if the conductor is a good fellow and lets you down easily, you are faced with the necessity of going back and the inconvenience perhaps of missing your ट्रेन और योर एंगेजमेंट। तो वो क्या बोलते हैं कि अगर उसने ऐसा नहीं भी किया, सीधा आपको नीचे उतार दिया, तो भी वो आपके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको घर वापस जाना पड़ेगा, वहां से पैसे वापस लाने पड़ेंगे, और इस चक्कर में आपकी ट्रेन नहीं तो कोई काम नहीं तो आपकी एंगेजमेंट ही मिस हो सकती है। Having searched my pockets in vain for stray coppers, and having found I was utterly penniless, I told the conductor with as honest a face as I could assume that I couldn't pay the fare and must go back for money। तो आप देखो, ये तो अभी तक सोच ही रहे थे, अब आ जाता है कंडक्टर, तो वो एकदम भोला सा मुंह बनाते हैं, एकदम इनोसेंट फेस बनाते हैं और पूरा अपने आप को सर्च कर लेते हैं, यार किसी पॉकेट में कोई तो सिक्का, एक छोटा ही सिक्का मिल जाए। लेकिन उनको पता चलता है कि उनके पास एक भी रुपए नहीं है। तो वो बड़े इनोसेंट, बड़े काम वॉइस में बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, फेयर पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है और मुझे वापस जाना पड़ेगा पैसे लाने के लिए। Oh, you needn't get off, that's all right, said he। तो सरप्राइजिंगली हमारे कंडक्टर ने उनको क्या बोल दिया, अरे कोई बात नहीं, तुम्हें वापस जाने की कोई जरूरत
नहीं है। ऑल राइट सेड आई बट आई हैवंट अ कॉपर ऑन मी। कॉपर बनकर बच्चों पैसे होते हैं यहाँ पे। तो वो बोलता है ठीक है वापस जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें पे करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। ओह आई विल बुक यू थ्रू, ही रिप्लाइड, वेयर डू यू वांट टू गो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें बिना पैसे के ही टिकट दे दूंगा, तुम्हें कहाँ जाना है। सोचो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे अब तक कि वो आएगा, कंडक्टर उनको वापस उतार देगा, या तो गुस्सा बोलेगा या तो बोलेगा ये बड़ी पुरानी ट्रिक है जो तुम कर रहे हो, चलो निकलो अभी यहाँ पे मत आना, वापस पहले पैसे लेके आओ। लेकिन सरप्राइजिंगली हमारे कंडक्टर ने उल्टा ही बिहेवियर दिखा दिया। उनने बोला कोई बात नहीं, तुम पैसे नहीं लाए हो तो मैं तुम्हारी टिकट बुक कर देता हूं, और वो उनसे पूछ भी लेते हैं कि तुम्हें कहाँ जाना है। And he handed his bundle of ticket with the air of a man who was prepared to give me a ticket for anywhere from the bank to Hong Kong। तो वो बोलते हैं कि वो प्रिपेयर हो चुके थे टिकट काटने के लिए, और वो बंडल निकालते जो भी रहता है उनका, वहां से वो उनको टिकट बुक कर देते हैं। I said it was very kind of him and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said, but where shall I send the fare। तो वो क्या बोलते हैं, बड़े ही शर्मिंदा थे, क्योंकि हाँ ऑफ कोर्स आप कहीं जा रहे हो और आपके पास पैसे ही नहीं है पे करने के लिए, तो आपको भी थोड़ा सा ऐसा शर्म आएंगी। तो वैसे ये भी शर्मिंदा हो गए थे। तो टिकट तो इन्हें काट दी, लेकिन उन्होंने कंडक्टर से ये भी पूछ लिया कि मैं तुम्हें इस टिकट के पैसे कब और कहां और कब आप मुझे वापस मिलोगे, तो मैं आपको ये लौटा सकूं। Oh, you will see me someday, all right, he said cheerfully. He turned to go। और वो खुशी खुशी कंडक्टर उनको क्या बोलते हैं, यार कभी ना कभी तो मिल ही जाएंगे, तब दे देना, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। And then luckily my fingers, still wandering in the corner of my pockets, lighted on a shilling and the account was square। तो वो बात करते करते जब तक टिकट कटी रही थी वो अपने पॉकेट्स ढूंढ ही रहे थे, और जैसे ही कंडक्टर आगे जाता है उनको एक जेब में सिक्का कॉर्नर में कहीं मिल जाता है, और वहीं पे वो अकाउंट सेटल कर देते हैं। स्क्वायर करना मतलब जितना उनको हुआ था वो उनको उतना पे कर देते हैं। सोचो अगर वो उनको सिक्का नहीं मिलता तो हमारे राइटर पे भी कितना टेंशन रहता पे करने का। और दूसरी बात हमने देखी कि जो कंडक्टर जनरली जो रूड होते हैं, जो बस से उतार देते, उनने एक्चुअली उसकी टिकट काट दी थी। ओके, but that fact did not lessen the glow of pleasure which so good-natured an action had given me। तो वो क्या बोलते हैं कि भले ही अकाउंट सेटल हो चुका था, अकाउंट स्क्वायर हो चुका था, लेकिन ये बात कि उनने मेरे पास पैसे ना होते हुए भी मेरी टिकट कट कर दी थी, उनको इस बात से इतनी खुशी मिलेगी कि उनका चेहरे पे एक ग्लो आ गया, और एक उनको सीख मिली कि यस वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट इन आवर लाइफ, कभी भी हमें डिसकर्टेसी नहीं दिखानी चाहिए। तो a few days after my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus। तो एक और दिन ये बस पे बैठे रहते हैं और कोई ना कोई गलती से आके ना इनके जो सबसे छोटी लिटिल फिंगर रहती है पैरों की, उस पे जाके कोई उनको ट्रैम्बल कर देता है। बच्चों रिमेंबर करो, याद करो कि आपके पैरों पे गलती से कोई जूता मार देता है और आपको बहुत जोर से चोट लगती है, तो सीधा सबसे पहले मुंह में से आपसे क्या निकलती है, गुस्सा आता है कि किसने किया, ये कौन किया। तो वैसे ही हमारे राइटर के साथ हुआ। I looked up with some anger and more agony and saw my friend of the cheerful countenance। तो जैसे ही उनके टो को किसी ने ट्रैम्पल किया, वो ऊपर से गुस्सा होके देखते हैं और देखते हैं ये तो वही वो खुशहाल खुशी एक्सप्रेशन वाला कंडक्टर है। Sorry sir, he said, I know these are heavy boots, got them because my own feet got trod on so much and now I am treading on other people's, hope I didn't hurt you sir। तो उससे पहले हमारे राइटर गुस्सा होते जिनने उनके शूज पे या फिंगर पे ट्रैम्पल किया था, उस कंडक्टर ने पहले ही उनसे सॉरी बोल दिया और बोला कि माफ कर देना सर, मैंने भी इसलिए ये जूते पहने हैं क्योंकि मेरे पे दूसरे लोग मेरे फिंगर्स को ट्रैम्पल कर देते थे, अब मैं लोगों के फिंगर को ट्रैम्पल या ट्रेडिंग करते हुए जा रहा हूं उन पे। He had hurt me, but he was so nice about it that I assured him he hadn't। अब देखो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई आपको गलती से चोट पहुंचा देता है तो सबसे पहला इंस्टिंक्ट आपका क्या होता है कि आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन जैसे ही जिस मोमेंट में ही वो आपको सॉरी बोल देता है, भले ही आपको कितनी जोर की चोट क्यों ना लगे हो, आप उसका पेन भूल जाते हो और बोलते हो इट्स ओके यार, नथिंग हैपेंड, इट्स ओके, ठीक है। तो सेम वे इतनी स्वीटली उस कंडक्टर ने इनको सॉरी बोला और उनको एक्सप्लेन किया कि वो अपने टो का तो दर्द भूल ही गया,
उसका पेन तो भूल ही गए, लेकिन उनको उसके एक्सप्रेशन याद रह गए, उनको मैनर्स याद रह गए. After this, I began to observe him whenever I boarded his bus and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. तो यहाँ पे इस लाइन को ये दर्शाते हैं हमारे राइटर, इस लाइन के द्वारा ये बोलना चाहते हैं कि जब भी मैं उनकी बस चढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक अलग ही इन्वायरमेंट में आ गया हूं. क्यों? उनके वेल मैनर्ड बिहेवियर से ऐसा ऑरा निकलता था कि मैं अपने आप ही जॉयफुल एंड चीयरफुल हो जाता था. ही सीम टू हैव एन इनएग्जॉस्टिबल fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. ऐसा लगता है कि उस कंडक्टर के पास भर भर के पेशेंट्स है, भर भर के, जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता, और वो अपने पैसेंजर्स को बड़े ही प्यार से ट्रीट करते थे. ठीक है, उनको ऐसा लगता था भगवान ने ऐसे गिफ्ट दिया, एक गॉड गिफ्ट है कि वो पैसेंजर्स को अच्छे से ट्रीट कर पाए. I noticed that if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. तो ये क्या बोलते हैं कि इनका जो नेचर है, इनका जो बिहेवियर है, वो हमें अलग अलग सिचुएशन में दिखता था. जैसे कि पहला वो एग्जांपल देते हैं कि अगर कभी कहीं बाहर बारिश हो रही होती है तो फटाफट ये गेट के पास जाते हैं और रास्ते पे खड़े हुए इंसान को इशारा कर देते हैं कि बस के अंदर जगह है, अगर आप आना चाहते हैं तो वो लोग आ सकते हैं. With old people he was as considerate as a son. तो लोग दूसरा एग्जाम्पल ये क्या देते हैं कि जो बूढ़े लोग थे ना, वो अपने आप को उनका बेटा समझ के उनको ट्रीट करते थे. And with children as solitary as a फादर, और जो छोटे बच्चे होते थे उनके साथ वो एज अ फादर, अपने आप को फादर इमेज दे देते थे और उस तरह चिल्ड्रन के साथ वो ट्रीट या बिहेव करते थे. ही हैड एविडेंटली अ पेक्यूलियरली warm place in his heart for young people and always indulged in some merry jest with them. ये तो हो गई बूढ़ों और बच्चों की कहानी. वो लोग जो बीच में आते थे, यंग पीपल के साथ आते थे, तो वो क्या करते थे? ऐसा नहीं है कि उनके साथ वो घृणा करते थे या जेलस करते थे. उनमें मिलने के लिए, घुलने के लिए, डरने के लिए, उनमें मिलने घुलने के लिए वो उनके साथ ऐसे जोक करते थे ताकि वो यंग पीपल को भी लगे यस ही इज अ गुड पर्सन, या फिर उनको भी खुशी मिले या वो भी चेयरफुल हो जाए. If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. He would call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner or otherwise safely on his way. अब एक और एग्जाम्पल देते हैं. ये तो हो गई नॉर्मल बच्चों और यंग पीपल और बूढ़े लोगों की बात. अगर उनके बस पे कोई ब्लाइंड पीपल हुआ करता था या अंधा इंसान हुआ करता था, तो वो सिर्फ ऐसा नहीं करते थे कि बस रुकी और उनको उतार देते थे. नहीं, वो अपने ड्राइवर दैट इज बिल को बोलते थे 2 मिनट वेट करने के लिए, ताकि वो उनको या तो पेवमेंट तक पहुंचा दे बस स्टॉप से, नहीं तो फिर जहां भी उस ब्लाइंड पीपल को जाना था राउंड द कॉर्नर, या उनको बिल्डिंग का दिशा दिखा देते थे कि यहां यहां आपको जाना है. इन शॉर्ट, आई फाउंड दैट ही इरेडिएटेड such an atmosphere of good temper and kindliness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. तो ये क्या बोलते हैं कि वो अपने बिहेवियर से, अपने एटिक्वेट से, अपने गुड नेचर से ऐसा एटमॉस्फियर सेट कर देते थे कि बस में ऐसा लगता था वो ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई नेचुरली एक कर्टेसी में लेसन लेने आए हैं. नेचुरल कर्टेसी, लोगों के प्रति हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए, उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, किस तरह उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें उनको सीखने को मिलती थी जब भी वो उस बस कंडक्टर के साथ कहीं पर भी ट्रैवल करते थे. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. वो किस तरह काम करते थे, ये चौंका देने वाली बात होती थी हमारे राइटर के लिए. If bad manners are infectious, so are good manners. और इस एग्जाम्पल से वो हमें ये बात समझाते हैं कि अगर बैड मैनर्स इन्फेक्शियस होते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकते हैं, तो गुड मैनर्स भी इन्फेक्शियस होते हैं. आपने सुना होगा कि अगर एक पेटी में एक आम खराब होता है तो बाकी के भी आम खराब हो जाते हैं, राइट? तो वैसे ही एग्जांपल दे रहे कि अगर बैड मैनर्स इन्फेक्शियस होते हैं ना, बट ऐसा नहीं है, गुड मैनर्स भी इन्फेक्शियस होते हैं. इफ वी इनकाउंटर इनसिविलिटी
most of us are apt to become uncivil. बोलते हैं कि अगर हम दुनिया में बचपन से ही अगर अनसिविलिटी बिहेवियर देखते आए, बैड बिहेवियर देखते आए, तो मोस्ट प्रोबेबली हम भी बैड बिहेवियर वाले इंसान बनेंगे या अनसिविल इंसान बनेंगे. But it is an unusually uncouth person who can be disagreeable with sunny people. It is with manners as with the weather. तो वो बोलते हैं कि जिस तरह वेदर बदलता है उस तरह इंसान का नेचर भी बदल सकता है, मैनर्स भी बदल सकते हैं और बिहेवियर्स भी बदल सकता है. Nothing clears up my spirits like a fine day, said Keats, and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. अब वो कीट्स का एक बुक का एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाते हैं कि कैसे एक फाइन डे, एक अच्छा मौसम, ठीक है, एक अच्छा दिन आपका मूड बदल देता है. वैसे एक गुड मैनर्स वाला इंसान या वेल बिहेव्ड इंसान जो दूसरों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करे, वो भी आपका दिन बदल सकता है. भले ही आपका दिन क्यों ना कितना बुरा जा रहा हो, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपसे एकदम अच्छे से बिहेव कर रहा है या उसकी गलती पे वो आपको सॉरी बोल देता है, तो आपका इंस्टेंटली मूड चेंज हो जाता है. एंड सो इट वॉज ऑलवेज फाइन वेदर ऑन द पोलाइट कंडक्टर बस, and his own civility, his own conciliatory address and good humored bearing infected his passengers. और ये एग्जाम्पल देते हुए हमें समझाते हैं कि क्यों उस बस पे जहां पे वो पोलाइट कंडक्टर होता था, क्यों उसका मौसम हमेशा अच्छा रहता था, क्यों वहां का एनवायरमेंट जो था, क्यों वहां का जो एटमॉस्फेयर था वो हमेशा इतना स्वीटन रहता था और लोगों को उसके बस पे चढ़ने में मजा आता था. इन लाइटनिंग देयर स्पिरिट्स ही लाइटेंड हिज ओन टास्क. और ऐसा करते हुए वो सिर्फ दूसरों को खुश नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो अपने आप को भी खुश कर रहे हैं. हिज गेटी वॉज नॉट अ वेस्टफुल लग्जरी बट अ साउंड इन्वेस्टमेंट. तो ऐसा नहीं है कि वो जो उनका जो बिहेवियर था, एकदम हैप्पी वाला चीयरफुल बिहेवियर था, वो कोई इनके लिए लग्जरी हुआ करता था. इनफैक्ट इट वॉज अ साउंड इन्वेस्टमेंट. क्यों साउंड इन्वेस्टमेंट बोला गया है बच्चों यहाँ पे इसको? क्योंकि अगर ये जो कि कंडक्टर है, अगर मैं मान लो मैं उस कंडक्टर की प्लेस में हूं, तो मैं पैसेंजर से अच्छे से बिहेव करूंगी तो पैसेंजर्स का मूड एकदम लाइटन हो जाएगा. पैसेंजर्स का मूड लाइटन होगा तो आगे वो जिससे मिलेंगे वो उनका मूड लाइटन करेंगे, फिर वो जिससे मिलेंगे वो उनका मूड लाइटन करेंगे. इसलिए इसको एक साउंड इन्वेस्टमेंट बोला गया है यहाँ पे. ओके, I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine onto another road. It cannot be too widely diffused in a rather drab world. तो आप क्या बोलते हैं, लेटली अब उनका जो रूट हो गया ना वो चेंज हो गया, तो उस बस पे वो अब ज्यादा चढ़ते नहीं है, लेकिन इनको इतना विश्वास है कि उस कंडक्टर का जो बिहेवियर था अब मे बी वो दूसरे वर्ल्ड में या दूसरे रूट में फैला रहे होंगे. वो जो गुड नेचर बिहेवियर है उसके वजह से वो दूसरी जगह पे जो एनवायरमेंट है या एटमॉस्फेयर है उसको स्वीटन कर लेंगे. क्यों? क्योंकि उनका ऐसा ऑरा है, ऐसा बिहेवियर है, ऐसा नेचर है कि जो कि इस ड्रैब वर्ल्ड में कभी खत्म हो ही नहीं सकता. एंड आई मेक नो अपॉलॉजीज फॉर राइटिंग अ पैनेजेरिक ऑन एन अननोन बस कंडक्टर. ऑल्सो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो रिग्रेट कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा तारीफ कर रहा हूं मैं सिर्फ एक कंडक्टर पे, इतनी बड़ी स्पीच लिख रहा हूं जो कि उनकी इतनी सिर्फ तारीफों से भरी हुई है, उसके लिए ये अपोलोजाइज नहीं करते हैं. If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lessons in conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. अब बेटा यहाँ पे आपको जो poor leech gatherer बोला गया है वो एक बुक का एग्जाम्पल दिया गया है जहां पे हमें वो कंडक्टर का एग्जाम्पल समझाते हैं कि अगर हमने अपना नेचर नहीं बदला तो हम दूसरों का भी नहीं बदल पाएंगे. और दूसरी तरफ अगर हमारा नेचर अच्छा है, हम दूसरों को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे तो हमें भी बदले में कुछ ऐसी ही चीजें मिलेंगी. It is a matter of general agreement that the war had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air.
We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. तो वो क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा जनरल वॉर होती है जहां पे लोगों से हम बदतमीजी से बातें करते हैं या उनसे फाइट करते हैं या उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते हैं, इसकी वजह से हमारी जो सिविलिटीज है ना बेटा, हमारे जो गुड मैनर्स है ना, वो खोते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं. ये सब हमें दुनिया से हटाने पड़ेंगे, तब हम जाके इस वर्ल्ड में गुड मैनर्स का इफेक्ट ला पाएंगे, अपनी सिविलिटीज वापस ला पाएंगे और तभी हमारी ये जो जिंदगी है ना वो हम काइंडली जी पाएंगे. वी कैन नॉट गेट देम बैक बाय इवोकिंग द लॉ. और लॉ की मदद हम ले ही नहीं सकते. यहां पे हम लॉ को नहीं बोल सकते कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो तो होगा. नहीं, ये चीज आपको पर्सनल लेवल पे बदलनी पड़ेगी, तब आप जाके वर्ल्ड में चेंज लाएंगे. द पुलिसमैन इज अ नेसेसरी सिंबल एंड द लॉ इज अ नेसेसरी इंस्टीट्यूशन फॉर अ सोसाइटी दैट इज स्टिल सम व्हाट लोअर देन द एंजल्स. वो क्या बोलते हैं, हाँ लॉ जरूरी है. लॉ, अगर हमें इस दुनिया में शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो उसके लिए पुलिसमैन भी होना जरूरी है, लॉ भी होना जरूरी है. बट द लॉ कैन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट मटीरियल अटैक. वो हमें सिर्फ मटीरियल अटैक से बचा सकता है. ये जो हमारा बिहेवियर है उससे हमें नहीं बचा सकता, वो हमें अपने पर्सनल लेवल पे बदलना पड़ेगा. नॉर विल द लिफ्ट मैन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफरंट बाय फिजिकल वायलेंस हेल्प अस टू रिस्टोर द सिविलिटीज. तो यहां पे वो भी बोलते हैं कि लिफ्ट मैन ने जैसा किया था, सीधा उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, वो भी कोई तरीका नहीं है अपनी सिविलिटीज वापस लाने का. ओके, आई सजेस्ट टू हिम दैट ही वुड हैव हैड अ मच सब्टल एंड effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. तो हमारे राइटर बोलते हैं कि अगर वो लिफ्टमैन उन पे फिजिकली असॉल्ट करने से अच्छा उनको बदले में जेंटली एकदम प्यार से ट्रीट करता और उनको वहीं पे रास्ता जहां पे उनको जाना था पैसेंजर को पहुंचा देता, तो मे बी वो बिहेवियर में उनके चेंज ला सकता था. इस तरह इस वर्ल्ड में हम बैड मैनर्स को खत्म कर सकते हैं. तो जैसा हमारे गांधी जी कहते हैं ना, कोई तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो, दूसरे गाल पे भी मार दो तो भी उसको प्यार से ट्रीट करो. तो वायलेंस इज नेवर द आंसर फॉर एनीथिंग. वायलेंस कैन नॉट बी द आंसर फॉर एनीथिंग. अगर हमें कोई चीज बदलनी है तो पहले हमें अपने आप को बदलना होगा. He would have had the victory not only over the boor but over himself and that is the victory that counts. तो वो बोलते हैं अगर उनने उसको स्वीटली ट्रीट किया होता, अच्छे से उनसे बात की होती उस जेंटलमैन से, तो वो सिर्फ उनकी जीत नहीं होती, उनके ऊपर भी उनकी जीत होती. ठीक है, वो भी ऐसी जीत होती जिसे हम गिन सकते. The polite man may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. भले ही ऐसा करके वो पॉलिटिकली या मटीरियली हार जाते, लेकिन वो स्पिरिचुअली जीत जाते. I commend to the lift man a story of Chesterfield. In his time, the London streets were without the pavements of today, and the man who took the wall had the driest footing. I never give up the ball to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day on the street. I always do, said Chesterfield. अब यहाँ पे बेटा आपको ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दो सिचुएशन का, जहां पे फर्स्ट पर्सन स्वीटली ट्रीट करता है सामने वाले को और दूसरा पर्सन रूडली. Stepping with a bow into the road. I hope the lift man will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. तो हमारे जो राइटर है वो चैप्टर का एंड एक पन से करते हैं जहां पे वो लिफ्ट मैन के बारे में बोलते हैं कि हाँ मैं अग्री करता हूं कि लिफ्ट मैन को तब डबल मजा आया होता अगर उसने उसको सीधा एक खींच के लगाया होता. ओके, तो ऐसा करके, लेकिन हमारे राइटर ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई भी अगर आपसे डिसकर्टेसी से बात करता है तो आप सीधा उसको खींच के लगाओ. नहीं, डिसकर्टेसी का उल्टा आंसर होता है कर्टेसी. ओके, कोई आपको बदतमीजी से बात करे, लेकिन यू शुड नेवर lose your calm and cool and always treat them with courtesy. वो अपने आप ही बदल जाएंगे.
तो यहाँ मैं आपको इस चैप्टर के एंड में गांधी जी का एक लिखा हुआ फ्रेज जरूर बोल के जाऊंगी, दैट इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड स्टार्ट विद योरसेल्फ। सो दिस वाज द चैप्टर रिटन बाय अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर, जहां पे इनने हमें चैप्टर के द्वारा एक बेसिक ट्रुथ ऑफ लाइफ सिखा दिया, ये बता दिया कि किसी भी इंसान के लाइफ में कर्टेसी, गुड मैनर्स, वेल बिहेवियर कितना मैटर करता है और किस तरह वो उनके एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर को स्वीटन कर देता है।